बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं हफ्ते का आज पहला दिन है, बहुत ही शानदार गुजरे और पूरा हफ्ता आप लोगों का बड़ा अच्छा गुजरे। मौसम तो बहुत अच्छा है, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा दिन और पूरा हफ्ता अच्छा गुजरे। अच्छा, अभी क्योंकि हम आज जब आए थे तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हुई थी। खैर ये सारी चीज़ें तो हो गई ना। अब एक कन्फ्यूजन हमेशा मुझे रहती है और बड़ी क्यूरोसिटी भी होती है। बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी क्यूरोसिटी होगी कि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं, ख़ासतौर पर लड़ाई का जब मोमेंट हो रहा है उसमें कोई मैसेजेस करते हैं वो डिलीट कर देते हैं और हम पढ़ नहीं सकते ना उन मैसेजेस को। तो अब एक टेक्नोलॉजी पर नज़र रखने वाले जो माहिरीन हैं उन्होंने एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ कराई है, उसका नाम है वॉमर। उसे आप ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड करें। उस ऐप का काम ये है कि जो डिलीट मैसेजेस हैं वो भी अब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लॉग बन जाता है। उस लॉग में सारे मैसेजेस हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो जो डिलीट मैसेजेस आपके फ्रेंड्स ने भेजे, किसी ने भी भेजे, आपको वो डिलीट कर दिए हैं भेजने के बाद, तो उन मैसेजेस को अब आप उस ऐप के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदा ये होगा कि किसी ने आपको अब्यूज़ किया, उसके बाद उसने मैसेज डिलीट कर लिया, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सके हैं, तो चलें वो तो आप फिर से रिकवर कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा नहीं है इकरा के। आप जैसे इकरा ने बात की कि लड़ाई के दौरान आप हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि फिर आपको अगले ही लम्हे महसूस होता है यार ये नहीं करनी चाहिए, आप अगले के सीन करने से पहले डिलीट कर देते हैं। अब आपने डिलीट कर दिया, अगले ने देख लिया और फिर अगले ने कहना है कि नहीं ये तो लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। वैसे अच्छा मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी कि गलती से भी तो कर देते हैं मैसेज, गलती से किसी का मैसेज किसी को फॉरवर्ड भी किए कर देते हैं, तो फिर ये भी बड़ा मसला होता है। ख़ासतौर पर कुछ जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जैसे माएँ हैं ना, उन लोगों को पता नहीं लग रहा होता, वो टच पे इतना ज़्यादा वो इधर से उधर मैसेजेस हो रहे थे तो अक्सर मैसेजेस इधर से उधर चले जाते थे। लेकिन वो जो है हमारे पास एक ऑप्शन होती थी, हम जल्दी से डिलीट कर देते उनके मैसेजेस। पर अब वो जो है वॉमर एक ऐप जो है, व्हाट्सएप को इस ऐप को भी देखना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्या ये अब व्हाट्सएप को थोड़ी बहुत तब्दीली करनी चाहिए कि नहीं। जो हमने एक सहूलत दे रखी है लोगों को, अगर वो ब्रीच हो रही है किसी तरह से या कोई थर्ड पार्टी है वो उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है, तो फिर व्हाट्सएप को क्या करना चाहिए? तो व्हाट्सएप को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर ऐसी ऐप्स आ रही हैं तो व्हाट्सएप मजीद जो है इसको सिक्योर बनाने बेहतर करे। बिल्कुल ऐसे इनके हम जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बहुत सारे सारिफिन की शिकायत ये भी होती हैं कि हमारे मैसेजेस लीक ना हो जाए। इस किस्म की जो ऐप हैं अगर हम देखें तो उस ऐप्स के ज़रिए हमारे जितने मैसेजेस हैं वो इस जो वॉमर ऐप है उसके अंदर लॉग बन जाता है, उसमें सारे स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ जब भी जाए आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ लीक हो रही है, लीक भी हो सकती है। खैर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या अपना मौक़िफ़ रखेगी और इससे क्या नुकसानात होंगे, इस पे हम तफसील से भी फिर बात करेंगे एक्सपर्ट्स को लेके आपके साथ। अभी हम कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह फिर 10% से बढ़ चुकी है। अच्छा, इस्लामाबाद में गुज़श्ता 7 दिन में 2800 के करीब कोरोना केसेस सामने आए, जिसके बाद इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा अब तक मजमूई केसेस की तादाद 90,000 से ज़ायद हो गई है। हाँ जी, और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जो बनाई गई टीम थी नेशनल, हम देखें NCOC जिसको हम जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उसको 500 दिन मुकम्मल हो गए। NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्विटर पर लिखा है कि NCOC ने कोरोना का मुकाबला करने पर दस्तावेजी फिल्म बनाई है जिसमें कौम की जानिब से कोरोना का मुकाबला करने से मुतालिक तमाम पहलू उजागर किए। अच्छा, अगर उधर सुबह पंजाब की बात कर ले तो एक बड़ा ही ख़तरनाक वहाँ से भी हमें एक चीज़ हुआ है, इंकशाफ हुआ है। आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक पंजाब में नाइजीरियन वेरिएंट के 2 केसेस सामने आए हैं। अच्छा, अब ये कैसा वेरिएंट है और क्या ये पहली दफ़ा केसेस सामने आए हैं, और ये हम जानने की भी कोशिश करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा पहले ये नाइजीरियन वेरिएंट की बात कर लेते हैं। मतलब जिस तरह से डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जानिब से ये कहा गया कि 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, NCOC के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए जी, ये अभी जिस तरह से हम सबको पता है कि जो वायरस है ये उसकी खासियत होती है कि वो अपना फॉर्म जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलता रहता है और इसके तरह के मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं वो आ भी चुके हैं और मज़ीद फ्यूचर में भी और आ सकते हैं।
तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं होती। ये वेरिएंट्स जो होते हैं ये इसका अपनी एक नेचुरल एक वायरस की एक वो होती है कैपेसिटी कि वो अपने आप को मुख्तलिफ फॉर्म्स को वो अपने सर्वाइवल के लिए चेंज करता रहता है जी। तो ये मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो वैक्सीन्स हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन वेरिएंट्स को अगर 100% कोविड होने से बचाती नहीं है तो कम से कम वो उसकी सिवियर डिजीज से ज़रूर बचाती हैं। अभी तक हमारे पास जितना डाटा मौजूद है उसमें हमारे पास यही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको अगर किसी किस्म का भी वेरिएंट इफेक्ट करता है तो उसकी सिवियरिटी नहीं होती, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती या सिवियर डिजीज नहीं होती है जी, माइल्ड सिम्टम्स के साथ और अर्ली रिकवरी होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, एनसीओसी के 500 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं और एनसीओसी का कोरोना के खिलाफ जंग में कितना अहम किरदार आप समझती हैं कि था? देखिए जी, ये चूँकि एक हमारा नेशनल मसला था और 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सूबों को डिवॉल्व हो गए थे। तो अब चूँकि वायरस के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है कि ये सिंध है, ये केपी है, ये बलूचिस्तान है, उसने तो हर तरफ एक ही तरह से फैलना है। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की थी कि गो के हर सूबे में अलग गवर्नमेंट मौजूद थी और उनकी अपनी हेल्थ की पॉलिसीज़ और दूसरी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो थी। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि एक फेडरल प्लेटफॉर्म होता जिसके ऊपर इन तमाम चीज़ों को मिलकर देखा जाता। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव रहा है कि जो पॉलिसीज़ बनी है वो बाहमी मुशावरत से बनी है। इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के साथ सारी सूबाई गवर्नमेंट के और जो हमारे रीजन्स हैं GPAJ के, उनके नुमाइंदे मौजूद होते थे इसकी मीटिंग्स के अंदर। और जिस तरह से वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से डायग्नोस्टिक किट्स की ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन बेड्स की, ये तमाम डेटा सारी प्रोविंसेस से डेली जो है वो उसके डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होता था और पूरे मुल्क में हमें एग्जैक्टली पता होता था इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कौन से इलाके में कितने बेड्स हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कहाँ पे ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है, वेंटिलेटर्स की क्या। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता जिससे पूरे मुल्क की सिचुएशन की जाती और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनती। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ मसाइल पहले सामने आए थे। हमने देखा कि वैक्सीन, एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर कई लोगों को वैक्सीन लगा दी गई, ऐसे मसाइल कुछ सामने आए थे। अब लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने लगवाई कैंसिनो की वैक्सीन जो कि सिंगल डोज थी। अब हमारा रिकॉर्ड में ये शो हो रहा है कि हमें साइनोफार्म लगी थी, अभी एक डोज हमारी रहती है लगाने वाली। अब वो दूसरी डोज तो नहीं लगवा सकते, उन्होंने कैंसिनो की वैक्सीन लगवा ली हुई है, अब उनको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा वैक्सीनेशन। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? ये वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने तो दूसरी वैक्सीन लगवाई थी, हमारे पास वो सफ़ा भी मौजूद है जो हमने तस्वीर ली थी जाते हुए? जी जी बिल्कुल, ये इशू आया था और बिल्कुल कुछ लोगों की कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गई है, उनको पार्शियल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं या उनको कोई और वैक्सीन होती है तो किसी और का मिल गया। ये डेटा एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी और इसको करेक्ट किया जा रहा है और एक ऐसी इनको दिया जा रहा है एक नंबर जहाँ पर ये लोग खुद फ़ोन करके अपना या वो अपना डाटा जिसमें वो फीड कर सकेंगे और उसकी करेक्शन हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है, ये इंशाल्लाह ताला ये कुछ दिनों में ये बिल्कुल फाल हो जाएगा और लोग अपनी करेक्शन जो है उस जगह पे रिपोर्ट करके और खुद अपना डाटा फीड करके तो इंशाल्लाह वो कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 60% जो लोग हैं अभी तक यही नहीं, उनको तरीक़ाकार भी नहीं पता वैक्सीनेशन का कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है और कुछ इस तरह रजिस्टर कैसे करवाना है। इस तरह की कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है। जिस तरह से हम मीडिया भी बहुत किरदार अदा कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन कुछ जिस तरह से 60% की अगर एक तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है, तो इसको किस तरह से हम एजुकेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट इस लेवल पर क्या काम कर रही है? देखिए, अब तो तकरीबन तमाम सेंटर्स जो हैं उन पे वॉक इन वैक्सीनेशन है कि आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वॉक इन करें, आप चले जाएं, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सेंटर तक पहुंच जाएं, बाकी वहाँ पर अपना मौजूद को आपको गाइड कर देगा। मगर इससे बढ़कर जो नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वो ये है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन, मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू हो गई हुई है और हमला जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और इस वक्त जितनी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन हो रही है और आपको पता है कि लाखों की तादाद में डेली हो रही है, 11 लाख को क्रॉस कर गया डेली का फिगर, तो उसमें से 28% वैक्सीनेशन वो है जो कि डोर टू डोर हो रही है, जो कि मोबाइल वैक्सीनेशन के थ्रू हो रही है। तो इंशाल्लाह सब लोगों तक ये खुद पहुंचेंगे और अब किसी किस्म की भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा बूस्टर डोज के हवाले से अभी पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया? नहीं जी, देखें, बूस्टर डोज जो है उसका हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पहले जो बेस लाइन है यानी कि 2 डोजेस वाली जो वैक्सीन है या जहाँ पर सिंगल डोज वाली वैक्सीन है वो अपनी ज़्यादा
मतलब पॉपुलेशन को लगाएं, और ये टारगेट हमने साल के आखिर तक अचीव करना है, तकरीबन 8 करोड़ लोगों को लगानी है। और उसके अलावा कुछ लोगों की ये गलतफहमी भी है कि जी हमने एक वैक्सीन लगवाई है तो अब हमने बाहर जाना है तो हम दूसरी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा लें। तो ये मिक्स एंड मैच वाली जो वैक्सीन है, इसकी पॉलिसी अभी ग्लोबली कहीं भी अप्रूव नहीं हुई है। तो इसलिए मैं ये भी दरख्वास्त करूंगी कि आपके थ्रू के लोग ये मिक्स एंड मैच वाली वैक्सीन की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसके सेफ्टी डाटा भी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और ख़ास तौर पे कुछ लोगों को सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और लोग ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं जो कि हमने उनसे जानने की भी कोशिश की है। वो कह रही हैं कि एक मैकेनिज़्म आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि जिनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो गई है लेकिन सर्टिफिकेट पे पार्शियल वैक्सीनेट आ रहा है कि आपने पार्शली वैक्सीनेट हुए हैं आप, तो फिर उसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है। आप वहाँ पर अपनी जो है क्वेरी, अपनी जो आप लोग चाहते हैं कि आपको ये वैक्सीन लगी थी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो आप रिपोर्ट कर सकेंगे और उसके बाद इस मसले को हल किया जाएगा। बिल्कुल, और अपने आप सर्टिफिकेट जो है वो बासानी ले सकेंगे। खैर मसला ये है कि अपने आप को वैक्सीनेट लेकिन लाजमी करवाएं, जल्द अज जल्द करवाएं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नौजवानों की हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई पैगाम या वीडियो तो शेयर करते ही रहते हैं वो, लेकिन अब उन्होंने ओलंपिक रेस की एक सबक आमोज वीडियो ट्वीट किया जिसमें हिम्मत ना हारने का पैगाम और मुश्किलात को खातिर ना लाते हुए आगे बढ़ने का जो सबक है उसमें वो छुपा इस वीडियो में। अच्छा, ये रेस आप देखिए कि मतलब आप ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, साथ ही आपको वो रेस भी दिखाते हैं जिसमें इब्तिदा में खातून एथलीट दौड़ते हुए उनके साथ ही एथलीट गिरती हैं, इस वजह से वो भी नीचे गिर जाती हैं। लेकिन अब देखें, अब आप दौड़ रहे हैं, आप रेस लगा रहे हैं, तमाम एथलीट्स हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अब मैं इनको कैसे दोबारा से मतलब कि इनके करीब भी कैसे पहुँच पाऊँगी, लेकिन वो उठती हैं, दोबारा मुकाबले में शामिल हो जाती हैं और फिर वो अव्वल पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाती है। कितना ज़्यादा उन्होंने वो हार नहीं मानी है और उन्होंने उनका जो जज्बा था वो बरकरार रहा और उन्होंने दौड़ ऐसी लगाई कि सबको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ी हैं और वो फर्स्ट पोजीशन पर रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान ये वीडियो को देखें और इसमें से वो अहम तरीन सबक हासिल करें जो खेल ने मुझे सिखाया। तब ही आप जो है हारते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तब हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं, तो हार माननी नहीं है तो इसलिए आप हारेंगे भी नहीं। क्या बात है, मतलब कि पहली चीज़ तो ये है कि आप हार ना मान रहे हों, मतलब कि आप ये सोच रहे हों कि नहीं, मुझे ये टास्क तो कंप्लीट करना है और वो टास्क कंप्लीट करने की तरफ गई और वो पहली पोजीशन पर आई। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो ये बताएं कि हार क्या है, हम हार को कैसे डिफाइन करेंगे? आखिरी नंबर पर आना हार है या फिर दिल छोड़ देना हार है? जी, आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ज़ाहिर है हम यही बात कंक्लूड करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब की इस ट्वीट से कि किसी चीज़ को अचीव कर लेना एक बात है और किसी पेडिस्टल पर खड़े होना एक बात है, और हिम्मत करके उस मुकाबले में शिरकत करना और अपनी बेस्ट पॉसिबल देना ये दूसरी बात है। तो लिहाजा हम ये जो मैसेज है वो तो बड़ा क्लियर है कि हमें अपनी आउटकम को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, मगर हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम नेक नियति के साथ बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस ट्वीट के बारे में मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक मोटिवेशन के लिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ऐसी बातें तमाम लीडरों को करते रहना चाहिए, हमारे बड़ों को करते रहना चाहिए, हमें अपने आप के साथ भी ये बातें करते रहना चाहिए। लेकिन वो लड़की जो गिरी और गिरने के बाद फिर वो भागी और वो भाग के फर्स्ट आई, ये एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि उसके अंदर इसकी कैपेसिटी मौजूद थी। बिल्कुल, सिर्फ ये मोटिवेशन कि मैं गिर गई तो कोई बात नहीं, मैं फिर भागूंगी, इसकी वजह से वो फर्स्ट नहीं आई। वो फर्स्ट इसलिए आई कि उसके पास कैपेसिटी मौजूद थी, नेसेसरी ट्रेनिंग मौजूद थी, उस तरह की वो तमाम स्किल्स मौजूद थी। लिहाजा जहां हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को मोटिवेट करती रहे और इस तरह के मैसेजेस देते रहे, वहाँ नौजवानों की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए भी तो कोई प्रैक्टिकल चीज करनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए, एक नौजवान जिसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, उसके बाद वो क्या करे, उसके पास क्या एवेन्यूज मौजूद हैं, उसके पास सिर्फ इतनी बात काफी नहीं है कि तुम हिम्मत करो, तुम गिरना मत, तुम मेहनत करो, तुम पहुंच जाओगे। ये एक इनिशियल मोटिवेशन के लिए तो, एक स्टार्ट के लिए तो एक बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन ये बात मैं पहले भी बहुत दफा अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी, और या हुकूमत नहीं तो एटलीस्ट पूरे मुआशरे की ये जिम्मेदारी है, जिसमें एनजीओ भी आ सकती हैं, जिसमें और इदारे भी आ सकते हैं, कि नौजवान
जितने भी हम आबादी होती है उसमें 10% लोग तो ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनकी अपनी एबिलिटी ज़बरदस्त होती है, उनको कोई बाहर से मोटिवेट करे ना करे, उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना होता है। और 10% ऐसे होते हैं कि जो भी कुछ मौजूद हो वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमारा निज़ाम वो जो दरमियान के 80% लोगों के लिए होता है, जो कि एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज होते हैं। ठीक, मुल्क में इस किस्म का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद, आपने बात की ना कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो हम देखें तो ये बाकी में बहुत दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हार ना मानने का जो फ़न है वो सबसे ज़्यादा हम खेल से सीखते हैं। और अगर बात की जाए हमारे यहाँ तो ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं है खेलने के लिए, तो इस सारे मसले का हल कैसे हम निकाल सकते हैं? मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। मैं जो बात पहले कर रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी प्रोफेसर साहब प्लीज़। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमारा नौजवान एक बाहर निकलता है ना, तो हमारे मुल्क में एक इदारा होना चाहिए जो पहले भी हुआ करता था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इस नाम का कोई इदारा होता था। हर नौजवान 18 साल की उम्र, जिस दिन 18 साल उसकी बर्थडे हो, वो उस इदारे में एनरोल हो और पूरे मुल्क के अंदर एक डेटाबेस मौजूद हो कि हमारे मुल्क में इतने नौजवान हैं, उसमें इतने लोग हैं जो एफएससी कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो ए लेवल्स कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों की ये स्किल्स हैं। और उसके बाद वो इदारा बैठ के उनके लिए पूरा एक प्लान बनाए और एक प्रोग्राम बनाए कि जिसने ए लेवल नहीं किया, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जिसको सिर्फ थोड़ा सा मोटर मैकेनिक का काम आता है, उसको कहाँ खपाना है। तो इसकी डिटेल जो है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को सिर्फ ये मोटिवेट करने के साथ साथ एक ग्राउंड लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। आपकी जो दूसरा बेटा, जो दूसरी आपने बात की थी ग्राउंड्स की, उस सिलसिले में तो हमें बहुत ही यानी एक शर्मिंदगी होती है। अभी खास तौर पे ओलंपिक्स हुई हैं, तो हमारे वो दो जो हैं, वो जो बॉडी बिल्डर और वो जो वेट लिफ्टर और बच्चा वो जो थ्रो जिसमें वो जेवलिन थ्रो वाला बच्चा था, जो कि अपने सर पर 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। और मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एटलीस्ट खबरों में तो वो आए ना। लेकिन हमारे यहाँ एक ओलंपिक कमेटी मौजूद है, 17 साल से गवर्नमेंट पड़ी है, वो कुछ भी नहीं करती। तो हम ऑडिट क्यों नहीं करते? एक डॉक्टर 17 साल से एक अस्पताल में जा ही नहीं रहा, उसने एक मरीज नहीं देखा, तो वो किस बात की तनख्वाह दे रहा है? हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसलिए मैं, अगर आप मेरे पास 2-4 मिनट हो, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि बात इमरान खान साहब तक पहुंच जाए, क्योंकि इस दर्द को सबसे ज्यादा वही महसूस कर सकते हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आज से एक जबरदस्त टास्क फोर्स बननी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में अगले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दे। और उसमें जिस कैटेगरी में पाकिस्तान जा सकता है, उसके मसलन राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग, आर्चरी, ये सारे का सारा काम पाकिस्तान आर्मी को दे दिया जाए। मुझे बताइए, पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे शूटर, स्नाइपर्स मौजूद नहीं होंगे जिनको ट्रेन किया जाए तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए? स्विमर्स तैयार करने का सारा काम पाकिस्तान नेवी को दे दिया जाए। जो गुजरांवाला और लाहौर में अखाड़े हैं, उन सारों को इकट्ठा करके हर कैटेगरी में उन्हें कहा जाए भी 4 साल आपके पास हैं, बताइए आपको कितने फंड चाहिए, बताइए कितना आपको इंटरनेशनल ट्यूटर चाहिए। उन अखाड़ों के जुम्मे लगाया जाए कि हमें नहीं पता, हमें हर सूरत चाहिए मेडल और आप बच्चे तैयार करें। हॉकी फेडरेशन डेड पड़ी हुई है। हमारे बहावलपुर में समीउल्लाह साहब हैं, जो हॉकी के पाकिस्तान के फ्लाइंग, वो पर्सनल फ्रेंड हैं, बड़े भाइयों की तरह मुझे वो हैं, मेरे अजीज। वो मुझे एक दफा कह रहे थे कि यार मैं तो पीटीआई के अंदर हूँ, और मुझसे ये कहा भी क्या था कि हम हॉकी फेडरेशन, मैं बगैर तनख्वाह के हॉकी फेडरेशन को लेने को तैयार हूँ, बगैर ओहदे के तैयार हूँ। इस तरह के लोग मौजूद हैं। आज से हमें ओलंपिक्स की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन नहीं देनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी, जिसके अंदर मेजर 10 गेम्स के लिए ग्राउंड्स मौजूद ना हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो, जिसके अंदर पूरी फैसिलिटी मौजूद ना हो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स के उस सारों की। तो स्कूलों में सारों सब उसको स्कूल को रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलनी चाहिए जिस स्कूल में ये स्पोर्ट्स का निज़ाम ना होना चाहिए। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। सिर्फ गुजारिश आखिरी ये है कि आज से हमें अगले ओलंपिक्स की तैयारी करनी चाहिए। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि भाई हमारे यहाँ आर्चर्स नहीं, निशानेबाज नहीं तैयार हो सकते, स्विमर नहीं तैयार हो सकते। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने कैपेसिटी की बात की थी। अब हम एक शख्स को बिल्कुल बात वही है, गहरे पानी में फेंक दें और कहें कि नहीं नहीं तुम इससे बाहर निकल आओगे, तो उसको पहले तैराकी सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने भारतीय नीरज चोपड़ा को देखा, जिन्होंने गोल्ड लिया। सर, उन्होंने जैसे ही थ्रो किया
उन्होंने देखा ही नहीं कि मेरा ये किस तरफ जाएगी थ्रो, उन्होंने पीछे मुड़ के हाथ खड़े कर दिए कि उनको पता था कि ये क्रॉस कर गई है, मैंने थ्रो ही ऐसे किया है। तो ये वो कैपेसिटी है, और ये खुद एतमादी तो तभी आती है जब इंसान को सारी सहूलियात मिली हों। देखो बेटा, इसके पीछे साल की मेहनत लगी हुई होगी। ये जो बच्चा है ना, ये मैं उसको थोड़ा सा पर्सनली जानता हूँ। हमारा एक दोस्त है इरफान भट्ट, वो उसका शागिर्द है, वो जिसने ये जो वेट लिफ्टिंग में किया है जी। वो बताता है कि कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बिल्कुल अपने यानी घर के बाहर एक जगह पर छोटा सा जिम बना के वो बेचारा वेट लिफ्ट करता था और एक्सरसाइज करता था। तो उसके कोई रिसोर्सेज नहीं थे, इसके बावजूद उसमें इतना पोटेंशियल था कि वो कम से कम कम्पीट करके वहां 5वें नंबर पर तो पहुंचा। लेकिन एक सिंपल सा एक सवाल है, पाकिस्तान की ओलंपिक्स कमेटी क्या करती है? उसने पिछले 17 साल क्या किया? लेकिन आपकी डबल रोटी, आपकी बेकरी की एक दुकान है, आपने एक बिस्किट भी आज तक नहीं बनाया। आपकी किस बात की बेकरी की दुकान है? तो इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा? जो इसके रिस्पॉन्सिबल है उनको क्यों नहीं किया जा रहा? स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है? तो इसलिए इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। जो कुछ हो गया है वो ठीक है, उसको दरगुजर करना चाहिए और आज से अगली ओलंपिक्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे आप बात कर रहे थे, हमने ओलंपिक्स के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू भी करनी है, बातचीत करनी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा है क्यों हम वो सहूलियात नहीं दे पाते हैं और क्यों फंड वापस कर दिया जाता है और सहूलियात एथलीट्स को नहीं दी जा रही होती। खैर, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।